बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज जो है वो तहसीलदार का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है 12 अक्टूबर सन 2024 को। उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? तो उसका जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी। अब एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, अगर आप वन पेपर की या स्क्रीनिंग टेस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो 92.9 मिलियन मीट्रिक टन जो अमाउंट है एलएनजी की वो एक्सपोर्ट की जाती है एवरी ईयर बाय अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उनका फादर किसको कहा जाता है, उनका फाउंडर किसको कहा जाता है? तो जॉन बर्डीन जो है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। एक्चुअली इसके साथ दो फाउंडर और थे जिनका नाम विलियम बी शॉकले एंड वॉल्टर एच ब्रेटन, ये इनके नाम थे, ये भी इनके साथ फाउंडर्स थे। और जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन 1960 टू 1964। 1964 में जो सेकंड जनरेशन है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, स्टार्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो स्टार्स की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अब यहां पर स्टार्स की स्टडी जो है वो दो तरीकों से इसको हम देख सकते हैं। एक तो यह है कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, जिसमें आप जो है वो देखते हैं कि स्टार्स कहाँ वाक़या हैं, उनका जो है वो डायमीटर क्या है और वो कितनी दूरी पर वाक़या है, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इनको स्टडी करना ये कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। दैट इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी। अगर आप स्टार्स की स्टडी करते हैं टू प्रिडिक्ट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑन अर्थ, कि जो इंसान की किस्मत है, जो इंसान की फेट है और ज़मीन पर होने वाले जो इवेंट्स हैं उनका सितारों की चाल से क्या ताल्लुक़ है, जिसको हम पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो दैट साइंस इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट, यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था यूएस का दैट वाज जॉर्ज वाशिंगटन, उसका नाम था। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट और 30 अप्रैल 1789 को उसने ओथ ली थी अपने डेजिग्नेशन की। इसके बाद देखिए, जो करंट प्रेसिडेंट है यूएस का उसका नाम है जो बाइडन, और जो बाइडन साहब है ये 46th प्रेसिडेंट है। टोटल जो है अभी तक 46 प्रेसिडेंट हो चुके हैं यूएस के, और जो बाइडन जो है वो 46 प्रेसिडेंट है। इसके अलावा एक और ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ताल्लुक जो बाइडन का किस पार्टी से है? तो जो बाइडन का जो ताल्लुक है वो डेमोक्रेट पार्टी से है। जो बाइडन बेसिकली डेमोक्रेट हैं और इसके ये जो पार्टी है डेमोक्रेट, इसका पार्टी सिंबल क्या है? तो पार्टी सिंबल ऑफ डेमोक्रेट पार्टी इज डोंकी। डोंकी इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम सिस्टर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फर्स्ट एक्सेप्टेड इस्लाम। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं और इनको फारूक इनका लक़ब है। सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम है और इनके दौर में जो मुसलमान थे उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो है वो फतह किया था और उसको इस्लामिक सल्तनत में शामिल किया था, जिसके अंदर रोम की सल्तनत, जिसके अंदर ईरान की सल्तनत, इसके अलावा यमन, ये सारे इलाके जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ही फतह किए गए थे। उनकी बहन का नाम क्या था जिन्होंने उनसे पहले इस्लाम कबूल किया था? उनकी बहन का नाम था फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब। फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब जो है वो अपने हस्बैंड के साथ इनसे पहले मुसलमान हो गई थी और इनके इस कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प है कि ये घर जाते हैं तो अपनी बहन को तिलावत कुरान पाक करते हुए देखते हैं। तो वो जो सूरत की तिलावत कुरान पाक कर रही थी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो सूरह ताहा की तिलावत कर रही थी। बहुत दफ़ा पेपर्स के अंदर वन पेपर में पूछा जा चुका है। तो सूरह ताहा की वो तिलावत कर रही थी, तो जब उन्होंने तिलावत करते देखा तो गुस्से में आ गए और उनको मारना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद जो है उनके दिल में नरमी पैदा हुई, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुझे भी सुनाइए। जब उन्होंने सूरह ताहा की आयत सुनाई तो उनका दिल जो है वो पिघला और वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो इनको जो है वो उमर ख़त्ताब को जो है वो मुराद रसूल भी कहा जाता है। मुराद रसूल इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह इस्लाम की मदद फरमा उमर बिन हशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए। उमर बिन हशाम अबू जहल को कहा जाता है और उमर ख़त्ताब जो हमारे खलीफा सानी हैं। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर ख़त्ताब का दिल जो है इस्लाम के लिए खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल रखना का मतलब क्या होता है?
दिल रखना का मतलब होता है तसल्ली देना, हौसला देना। तो इसका मतलब जो है वो तसल्ली देना होता है, हौसला देना होता है, किसी की दिलजोई करना होता है, ये इसका मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, जो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है इसको यूज़ किस लिए करते हैं? ये ऑटोमेटिक सेव करने के लिए और आपके नोट्स को आपके काम के मुताबिक सिंक्रोनाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सन डैश इन द ईस्ट, एक प्रोवर्ब है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, क्योंकि ये काम डेली बेसिस पे होता है, डेली सूरज जो है वो तुलू होता है, तो ये SEIS के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है के साथ SEIS का इजाफा होगा, तो सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, विदड्रॉ जो है, विदड्रॉ का एंटोनिम क्या है? विदड्रॉ का एंटोनिम होता है एडवांस। एडवांस इज द एंटोनिम ऑफ विदड्रॉ। इसके दो और एंटोनिम देख लीजिए, कन्फ्रंट करना ये भी इसका एंटोनिम है, फेस करना, मुकाबला करना भी इसका एंटोनिम है। एक्चुअली विदड्रॉ का मतलब होता है पसपाई अख्तियार करना, पीछे हट जाना। तो पीछे हट जाना का अपोजिट क्या होगा? आगे बढ़ना या मुकाबला करना, फेस करना। तो ये इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, गालिब्स लॉन्गेस्ट मसनवी, गालिब की जो सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट मसनवी कौन सी है? तो जो गालिब की सबसे लॉन्गेस्ट मसनवी है उसको बहरे तहकीक या बहरे ज़खार भी कहा जाता है। दो नाम है, एक ही मसनवी के दो नाम हैं। मसनवी कहते हैं ऐसी नज़म जो दो अशार पर मुश्तमिल हो, उसको कपलेट्स बोलते हैं, और उसके अंदर टोटल जो है वो 1183 कपलेट्स हैं। यानी जो मसनवी के दो के अशार है वो 1183 है। तो अगर आप मिसरे काउंट करना चाहते हैं तो आप 1183 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो टोटल जो है इसके नंबर ऑफ सेंटेंसेस आ जाएंगे इस मसनवी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज फॉर पाकिस्तान, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी? तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू और बंगाली दोनों ही थी। इसका मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दूं। राइट आफ्टर पार्टीशन जब कायदे आज़म ढाका का दौरा करते हैं और जाकर जो है वहाँ पर ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी, तो इस बात पर जो है वो बंगाल के अंदर काफ़ी हंगामे हुए, क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग थे वो अपना जो है वो कल्चरल जो रिलेशन है वो बंगाली ज़ुबान के साथ जोड़ते थे, और इस बात पर उन्होंने बड़ा शदीद रिएक्शन दिया। और ये 1947 से लेकर 1956 तक एक बाकायदा तहरीक चलाई उन्होंने अपनी ज़ुबान को मंजूर करवाने के लिए एज ए कौमी ज़ुबान। तो फिर 1956 में मुल्क के हालात को देखते हुए ये मुतफ़िका फ़ैसला किया गया कि हम जो है वो मुल्क की 2 ज़ुबानों को एज ए नेशनल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर करते हैं। एक विंग के अंदर यानी जो मगरबी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान है उसमें उर्दू को जो है वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज और सरकारी ज़ुबान जो है वो एडमिट किया गया, और जो बंगाल के इलाके थे जो जिसको ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पर जो है वो बंगाली ज़ुबान को जो है वो कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। तो ये कौमी ज़ुबान का दर्जा है 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अब यहाँ पर एक और बात अहम है कि जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो उस वक्त जो है वो एक डिक्टेटर जनरल अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान के उस वक्त सरबराह थे। एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं जी? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। एक्चुअली एक ही इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान 1947 के अंदर बना तो उस वक्त जो है पाकिस्तान को फौरी तौर पर चलाने के लिए किसी ढांचे की, किसी कानून की ज़रूरत थी। तो जो 1935 एक्ट था इंडिया का, उसमें कुछ तरामीम करके फौरी तौर पर उसको पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कि तकरीबन 9 साल तक जो इम्प्लीमेंट रहा। फिर 1956 में पाकिस्तान का पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइज होता है। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में आता है, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 में जो है वो राइज होता है। तो अभी जो प्रेजेंटली पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूएन चार्टर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यूएन चार्टर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो यूएन का चार्टर है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? उसमें टोटल 111 आर्टिकल्स हैं यूएन के चार्टर के अंदर, और उसके अलावा जो है टोटल वो 19 चैप्टर्स हैं, और 19 चैप्टर के अंदर टोटल 111 आर्टिकल्स हैं। शॉर्ट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन वर्ड, किसी वर्ड फाइल में अगर आप एक ही वक्त में सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+A का बटन दबाते हैं। जब आप Ctrl+A करते हैं तो जितनी भी राइटिंग होती है, 1 पेज है चाहे 100 पेज है, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सबसे शॉर्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैशी मेमोरी जो है सबसे शॉर्ट होती है, जो रैम और CPU के दरमियान जो है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
साउंड फ्रॉम स्पीकर इज सॉफ्ट और हार्ड कॉपी। जो स्पीकर से साउंड निकलती है वो सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है। स्पीकर की साउंड को हम कंसीडर करते हैं एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसमें जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसका हमें आउटपुट मिलती है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जो इसकी लैपटॉप की या कंप्यूटर की जो इंटरफेस है, स्क्रीन है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। इस तरह जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस क्या है? जिसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं कंप्यूटर को, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, ये सारे के सारे जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रसाला रूही शरीफ किसने लिखा? रसाला जो रूही शरीफ है ये बड़े मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं, सुल्तान बाहू, हजरत सुल्तान बाहू जो है इन्होंने रसाला रूही शरीफ लिखा था। और इनका मज़ार जो है वो झंग के इलाके शोरकोट में इनका मज़ार है। बहुत मशहूर जो है वो सूफी बुजुर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, जो दूसरी खिलाफत कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी? ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस क्या है? जब पहली जंग अज़ीम हुई 1914 के अंदर, तो जो टर्की है जिसमें उस वक्त खिलाफत सल्तनत उस्मानिया की जो है वो एक गवर्नमेंट थी, उस्मानी ख़ानदान की, उस्मानी तुर्कों की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दिया था। तो उसमें जर्मनी को और उसके अलॉयज़ जिसमें तुर्की भी शामिल था उसको जो है वो शिकस्त हुई थी। तो उस वक्त जो है वो एक शदीद ख़तरा पैदा हुआ कि जो खिलाफत कायम की थी उस्मानी तुर्कों में, कहीं उसको ख़त्म ना कर दिया जाए। क्योंकि यूके जो था, इंग्लैंड जो था उस वक्त इसमें अगेंस्ट था तुर्की के, और इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी बरसगीर के अंदर। तो बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी खिलाफत को बचाने के लिए, चूँकि वो एक इमोशनली अटैच समझते थे अपने आप को उस्मानी तुर्कों से, तो उस खिलाफत को बचाने के लिए उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जो है वो मौलाना शौकत अली, इन दोनों की जो है वो क़यादत में एक तहरीक शुरू की थी जिसको तहरीक खिलाफत का नाम दिया जाता है, कि जो खिलाफत है उस्मानी तुर्कों की उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको चेंज ना किया जाए। तो उसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है वो दिसंबर में 1919 में जो अमृतसर के अंदर इसकी हुई थी। फिर लेटर ऑन जो उसका एक आर्मी का लीडर था जिसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क कहा जाता है, उसने खुद ही जो है इस खिलाफत को ख़त्म करके उसके अंदर जो है वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये था जी हमारा आज का पेपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए का सेक्रेटरी स्टेट कौन सा था, कौन सा है? जो प्रेजेंट सेक्रेटरी स्टेट है एंटनी ब्लिंकन जो है, एंटनी ब्लिंकन इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए का जो प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एंटनी ब्लिंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोरिस जॉनसन ग्रेट ग्रैंडफादर्स नेम। जो बोरिस जॉनसन है ये इसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी इसके परदादा कौन थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो बोरिस जॉनसन है इसके जो परदादा थे वो मुसलमान थे, उसका नाम था अली कमाल, और अली कमाल का ताल्लुक जो था वो कमाल अतातुर्क के साथ था, और ये तुर्की से इनका ताल्लुक था, और तुर्की के गवर्नमेंट में भी ये शामिल रहे हैं अली कमाल। तो जो बोरिस जॉनसन है ये अली कमाल के पड़पोते आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 370 अबाउट कश्मीर एब्रोगेशन डेट। अब ये जो आर्टिकल 370 है इसको हम एब्रोगेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने इस जो आर्टिकल है इसको जो है वो सिंगल हैंडली इसको ख़त्म कर दिया हुआ है। क्योंकि ये कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है और कहीं किसी भी वहाँ पर जो पॉलिटिकल और या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती। तो उन्होंने अकेले ही इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया है 370, जिसमें कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। वो ये है कि जो इंडियंस हैं वो कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टीज़ को परचेज नहीं कर सकते। तो इसको जो है वो इंडिया ने सिंगली जो है वो 5 अगस्त 2019 को जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो तहरीक भी चल रही है कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान उस तहरीक को सपोर्ट कर रहा है। तो ये था जी आपका आज का पेपर। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जो 1 पेपर एग्जाम की तैयारी है वो हमारी स्टार्ट है। कल से हमारा जो है वो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो MK प्रिपरेशन का ये नंबर है 0342447091। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।